जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस करके मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल के बारे में बताया था, एग्जेम्प्टेड के बारे में बताया था, एक्सपोर्ट सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया था। तो टैक्सेबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऐसे गुड्स या सर्विस को हम सेल कर रहे हो जिसपे हम जीएसटी लगा हो, तो ऐसे गुड्स को, ऐसे सर्विस को हम टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। और एग्जेम्प्टेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा गुड्स या सर्विस हम सेल या सप्लाई कर रहे हैं जिसपे जीएसटी बिल्कुल 0% है, जीरो उस पे मतलब उस पे जीएसटी लगा ही नहीं है, तो ऐसे गुड्स और सर्विस टैक्स पे, तो ऐसे जो है गुड्स और सर्विस को एग्जेम्प्टेड बोला जाता है। और मैंने एक्सपोर्ट के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, मतलब अपने देश से मान के चले कि किसी अन्य देश से माल मंगवाते हैं या माल को बेचते हैं और खरीदते हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं, जिसको आयात और निर्यात बोला जाता है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जैसे कि इसमें कैटेगरी बांटा गया है, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि इंडिया कंट्री के अंतर्गत जितने भी स्टेट आते हैं उसमें से ये जो स्टेट आपका दिया हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश आपका है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, ये ऐसे राज्य हैं जो इंडिया कंट्री के तो अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन लोगों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया और इनके लिए लिमिट रखा गया है कितना लाख रुपया, 20 लाख रुपया। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे इन प्रदेश के अंतर्गत अगर आपका बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो इन प्रदेशों में जाकर के अपना बिजनेस अपना किया है और इनके लिए गवर्नमेंट ने बताया है कितना लाख रुपया, 20 लाख रुपया आपका होना चाहिए टर्नओवर। ये अनिवार्य कर दिया कि 20 लाख रुपया का टर्नओवर होना चाहिए। तो क्यों? तो जैसे कि मान के चलिए कि ये ऐसे जगह होते हैं, ये ऐसे प्रदेश होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में आते हैं और इसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, कमजोर होती है। इन सबों चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये दिया है, इन लोगों के लिए ऑप्शन दिया है कि अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए हम कर दे रहे हैं। क्योंकि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मान के चलिए कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, बाढ़ के भी खतरे ज्यादा मात्रा में होते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन होंगे। इसके वजह से गवर्नमेंट ने इसका टर्नओवर मात्र 20 लाख रुपए बताया। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद से मैंने आपको बताया था कि इन सारी स्टेट को छोड़ करके शेष जो आपका स्टेट बचेगा इंडिया कंट्री के अंतर्गत, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है 40 लाख रुपया आपका टर्नओवर होना चाहिए। मतलब अगर इन प्रदेशों के अंदर आपका बिजनेस है तो आपके लिए टर्नओवर 20 लाख रुपया होना चाहिए, और इन प्रदेशों को छोड़ करके शेष किसी भी प्रदेश में आपका है तो आपके लिए गवर्नमेंट ने 40 लाख रुपया अथराइज किया हुआ कि अगर आपका मतलब मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो अगर आपका 40 लाख रुपया एनुअल पर होता है तो आप ये समझिए कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अनिवार्य है आपके लिए। क्यों? तो ये सब इसके बाद से अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत मान के चलिए कि जो भी स्टेट छूटा हुआ है, शेष जो भी स्टेट इसमें आता है, ये स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे इसके जैसे प्रॉब्लम इस क्षेत्रों में नहीं होता है। फिर भी गवर्नमेंट ये कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और आप हर तरीके से सक्षम है, इसलिए आपको 40 लाख रुपए टर्नओवर का यहाँ पे जिम्मेदारी दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि क्या होता है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान के चलिए कि सारे बच्चों का इंस्टॉलमेंट 1500 होता है, लेकिन किसी बच्चों का 1000 इंस्टॉलमेंट कर दिया जाता है। 1000 इंस्टॉलमेंट रहेगा तो अपना हर महीने वो जमा करके, हर इंस्टॉलमेंट को जमा करके अपना पढ़ाई करते रहेगा, उसके लिए ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं कि उसको माफ कर दिया जाएगा तो चलो तो रहने दो, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, उससे लिया जाएगा। गवर्नमेंट यही कहता है कि आपका 20 लाख हो 40 लाख हो, मतलब उससे नहीं है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अगर 20 लाख से कम है तब नहीं कराएगा, तब भी कराएगा। अगर 40 लाख से कम है तब नहीं कराएगा, तब भी कराएगा। लेकिन एक अनिवार्य किया गया है कि अगर आपके बिजनेस में 20 लाख और 40 लाख रुपए का इनकम है, टर्नओवर है, तो आपको ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ में आया। अब चलिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसके लिए और किसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मान के चलिए कि कोई ऐसा भी बिजनेसमैन है
या कोई ऐसा भी बिजनेस है जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए और 40 लाख रुपए नहीं है, तब क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना कि सर मान के चलिए कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका रेगुलर का टर्नओवर यानी कि एनुअल टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या नियम बनाया गया? तो देखिए इसके लिए इतना सारा का सारा यहाँ पे कंडीशन दिया गया, इसके लिए इतना सारा का सारा कंडीशन दिया गया। मतलब कोई ऐसा व्यापारी है जो 20 लाख और 40 लाख रुपए से भी कम सेल कर रहा, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, लेकिन अगर इसने इतने सारे नियम के अंतर्गत वो आता होगा तब। अभी क्या क्या है तो हम एक एक करके पढ़ करके समझेंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है, यह कह रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर इन कैटेगरी के अंतर्गत कोई बिजनेसमैन अपना आता है तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इतने कैटेगरी के अंतर्गत आपका आता है बिजनेस, तो आपको ये जरूरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होगा। तो जैसे पहला क्या दिया, तो पहला दिया है कह रहा है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम क्यों ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ये क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए एक बिजनेसमैन है यूपी का और एक बिजनेसमैन है बिहार का, दोनों अलग अलग राज्य हो गए हैं, और ये यूपी वाला बिहार राज्य में सेल कर रहा है और ऐसे गुड्स को सेल कर रहा है जिसपे वो जीएसटी ले रहा है, तो इन व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्यों? क्योंकि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहला कंडीशन समझ में आया। अब चलिए दूसरा आता है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया है, कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अगर कोई कैजुअल या नॉन कैजुअल रेजिडेंट, कह रहा है कि अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। अब यहाँ पे एक शब्द आपको मिलता है कैजुअल और नॉन रेजिडेंट, इसका क्या मतलब होगा? आपने ऐसा शब्द सुना है कैजुअल और नॉन रेजिडेंट के बारे में? कैजुअल का मतलब होता है अप्रवासी, अप्रवासी का मतलब होता है जो अपने यहाँ का निवास करता नहीं है, किसी अन्य जगह से आया हुआ अप्रवासी है। जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है तो मतलब जो भारत के रहने वाले नहीं है, किसी अलग जगह से आकर के अपना बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, उनको अप्रवासी बोला जाता है। वो अपने रेजिमेंट के नहीं होते, मतलब अपने यहाँ के नहीं होते, किसी अन्य जगह से आए होते हैं। और ऐसा भी कोई पर्सन है जो अलग जगहों से आकर के अपने देश में और अपने स्टेट में अगर व्यापार कर रहा है तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपकी एनुअल एग्रीगेट 40 लाख 20 लाख से कम क्यों ना। समझ में आया? वो अप्रवासी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे अप्रवासी होते हैं जो अपने यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, वो लोग भी आकर के अपना व्यापार करते हैं, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब चलिए तीसरा जो पॉइंट दिया है, कह रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है आरसीएम, और आरसीएम का पूरा नाम लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए ये जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है, जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे कि आरसीएम का पूरा नाम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और ये तब चार्ज होता है जब 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया जाता है, वो जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम हो गए और एक आप हो गए, और मान के चलिए कि हम ऐसे व्यक्ति हैं हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, हम एक रजिस्टर्ड पर्सन और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं लेकिन आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, और हम अगर आपसे कुछ सामान परचेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहता है, जैसे कि मान के चलिए कि हम जो है रजिस्टर्ड हो गए
और आप नॉन रजिस्टर्ड हो गए क्योंकि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है और हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप किसी गुड्स या सर्विस को मतलब परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट ये कहता है कि उससे हम जीएसटी नहीं लेंगे, जीएसटी हम आपसे लेंगे। जीएसटी हम किससे लेंगे? आपसे लेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं, वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ये कहता है कि जो आप जीएसटी हमको देंगे उसको हम अगले महीने में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। इसलिए जीएसटी वो सारा का सारा आप ही को देना होगा, क्योंकि हम आप ही को जानते हैं, आप ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, आप उससे खरीद रहे हैं, मतलब उससे नहीं। इस प्रकार का भी तो बिजनेस होता है कि नहीं होता है? जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, आज देखिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, क्या उनका माल सप्लाई नहीं होता है? होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहता है कि हम उनसे जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए, तो उनसे जीएसटी का लेंगे? हम जीएसटी आप ही से लेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन, और आप अनरजिस्टर्ड से मतलब खरीद रहे हैं, मतलब उससे नहीं है। जितना भी उसका जीएसटी बनेगा वो सारा जीएसटी आप ही को पेमेंट करना होगा, उनसे हम कुछ को लेना देना नहीं। तो ऐसे भी कोई व्यक्ति है तो इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट दिया है, कह रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, देखिए कह रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई बिजनेस किए हैं और मान के चलिए कि हम रजिस्टर्ड पर्सन है और हमारे बिजनेस में क्या, जैसे कि कोई एजेंट आकर के शामिल हो जाता है, क्या खरीदना है आपको? तो फला चीज, चलिए मैं खरीदवा देता हूँ, चलिए इतना परसेंट हमको कमीशन दे दीजिएगा, चलिए मैं आपको खरीदवा दूंगा। तो एक प्रकार के हमारे बिजनेस में एजेंट मिल जाते हैं। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा एजेंट मिल गया, कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अगर किसी कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे, मान के चलिए कि कोई एजेंट है और किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे कोई सामान परचेज कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि आप बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि कोई ऐसा एजेंट आपको मिल जाएगा जो कहेगा कि क्या दिक्कत है, चलिए मैं खरीदवा दे रहा हूँ आपको, या मैं सेल करवाऊंगा, आपके बिजनेस में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे एजेंट मिलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो एजेंट को शुद्ध लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का वो दलाल होता है। इससे बिजनेस में बहुत सारे दलाल मिल जाते हैं जो कहते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं होगा, चलिए हम सेल करवाते हैं, लेकिन कुछ कमीशन हमको चाहिए। एक प्रकार की वो एजेंट नहीं बोल सकते, उसको दलाल बोल सकते हैं। ये दलाल भी होते हैं हमारे बिजनेस में। तो कह रहा है कि ऐसा भी अगर आपके बिजनेस में अगर इस तरीके से इंटरफेस हो रहा है, इस तरीके से आपने गुड्स सप्लाई कर रहा हो, टैक्सेबल हो, टैक्सेबल पर्सन का मतलब वह व्यक्ति जो जीएसटी पे कर रहा है, और वो व्यक्ति जो मतलब ऐसा गुड्स बेच रहा है जिसपे जीएसटी लगा, उसको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। तो कह रहा है कि सप्लाई करता है तो उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो, यानी कि भले ही उसके व्यापार में टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख क्यों ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? चलिए अगला जो पॉइंट दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं, क्या दिया है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है क्या, इसके बारे में कोई बताएगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, बोलिए। यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऐसा बिजनेसमैन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से माल मंगवाता है, तो कई जगहों से माल मंगवाता है, समझ में आ रहा है ना? कई जगहों से माल मंगवाता है, छोटा सा ऑफिस कहीं बना करके रखा हुआ है, अब वहीं से अपना बिजनेस पूरा डील कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी जगहों से माल मंगवाता है
और उसका एक ऑफिस बना रखा है, और वहीं के माध्यम से, उसी के माध्यम से वो सारा का सारा अपना बेचता डील्स करता है, वहीं से वहीं सारा का सारा सप्लाई करता है। तो ऐसे बिजनेस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, देख लीजिए। बाहर से माल मंगवाते हैं लोग, और एक ऑफिस से वो क्या करते हैं, सेल करने का काम करते हैं, उसका एक ऑफिस बना रहता है, उसी ऑफिस से वो सेल करने का काम करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को बोला जाता है कौन सा बिजनेस? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस। तो ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जो इस टाइप का अपना व्यापार कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसके बाद से जो पॉइंट अगला दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना व्यापार, किस पर? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब यहाँ पे एक शब्द बनता है कि सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? बोलिए, किसी को पता है? कम क्यों ना हो। आज क्या है, कोई भी सामान परचेज करना होता है, हम फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, आवेदन कर देते हैं, बोलिए सही है? तत्काल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और उसके बाद से वो तत्काल हमारे पास सामने आ जाता है। आप खुद देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कितना कितना एप्स बना हुआ है। मीशो ऐप है आपका, है कि नहीं है? इसके बाद से मान के चलिए आपका जो है, और अमेजोन है आपका, फ्लिपकार्ट है आपका, है कि नहीं है? तो ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ऐसे भी बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस कोई भी सामान, देखिए आज कोई भी ऐसा व्यक्ति है, बहुत कम ही ऐसा व्यक्ति है जो नॉर्मल दुकान से सामान खरीदे। कोई भी सामान हमको पसंद में आया और हमने उस पर फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, उसका रेट मैंने देखा, तत्काल ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, और 1-2 दिन के बाद हमारे पास आ गया। ऐसे बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे बिजनेस को ई प्लेटफॉर्म बिजनेस बोला जाता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस बोला जाता है। समझ में आया ना? ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि मान के चले कि ये एक प्रकार के एप्स प्रोवाइड किया हुआ है, हम मीशो ऐप पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट ऐप्स पे जाते हैं, और देखते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बेहतर भी दिख रहा है, और सस्ते रेट पे भी दिख रहा है, हम वहीं से ऑनलाइन कर देते हैं, वो सामान हमारे पास चला आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बिजनेस को ई क्या दिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी बिजनेस अगर हो रहा हो तो उसको भी अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 20 लाख या 40 लाख से कम क्यों ना हो। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से क्या पॉइंट दिया हुआ है, अब इसके बाद से जो पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे कि देखो, मैं एग्जांपल इसका क्या बताऊं, जैसे कि ऐसे भी बिजनेस होता है, जैसे बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, वो सेल नहीं करता है, वो तो मंगा करके वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। जैसे कि मान के चलो, जैसे कि कोई दुकान हो गया, जैसे कि मान के चलो कि बहुत सारा क्या बोलते हैं कि खाद वगैरह बेचता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा कहीं केबिन बना, कोई ऑफिस बना, और बहुत सारी कंपनियों का खाद बेचने का काम करता है, खाद जो खेतों में डाला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो जैसे क्या होता है, वो अलग अलग कंपनियों का वो माल मंगवाता है, अपने गोदाम में रखवाता है, और एक उसकी ऑफिस होती है, वहां से वो सारा का सारा अपना बिजनेस डील करता है। अपने लेबर को लगाएगा, अपने मुंशी को लगाएगा, जाकर के वहां से सामान लोड करवा के क्या करेगा, भिजवा देगा। तो एक उसका छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, और उसी ऑफिस के माध्यम से वो सारा का सारा अपना व्यापार कर रहा है। यानी कि जब तक वहां पे रिसिप्ट नहीं बनाएगा तब तक गोदाम से कोई माल नहीं निकाला जा सकता है। तो एक छोटी सी ऑफिस बनाया, किसके लिए? व्यापार के लिए, और पूरा का पूरा बैठे बैठे अपना आसानी तरीके से व्यापार को स्टार्ट कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं इनपुट क्रेडिट, क्या है इनपुट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। समझ में आया? ऐसे व्यापार। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया है,
देखिए अगला पॉइंट कर रहा है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब ये क्या कह रहा है, तो भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, जैसे क्या हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन है, बोलिए, हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं। आप देखिए ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें गूगल ड्राइव मिलता है, कितने जीबी का स्पेस मिलता है, कितने जीबी का, 15 जीबी का स्पेस मिलता है। क्या हम उसके लिए चार्ज जमा करते हैं? वो अपने यहाँ की कंपनी नहीं, वो भारत से बाहर की कंपनी है। लेकिन जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ये सारे ऐसे मतलब डेटाबेस फार्म, मतलब यहाँ पे ये सारा ऐसा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस होते हैं जहां से हम अपना आसानी तरीके से पूरा का पूरा डेटा हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। जैसे 15 जीबी का अगर स्पेस हमको मिलता है, उस 15 जीबी में आसानी तरीके से अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। क्या कंपनी का डेटा हैक होने देती है? तो ये कंपनी अगर हमको इतना ऑप्शन दे रहा है, इतना सारा हमको मतलब क्या बोलते हैं, इतना सारा हमको व्यवस्था दे रहा है, स्टोर करने के लिए इतना सारा स्पेस दे रहा है, तो ये कंपनी अपने वहां की नहीं है, भारत की नहीं है, बाहर की कंपनी, लेकिन फिर भी हम ही को प्रोवाइड कर रहा है जो हम लोग अनरजिस्टर्ड है। हम लोगों का तो कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं जीएसटी में, लेकिन हम लोगों को ये प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो अगर इस तरीके से भी बिजनेस हो रहा हो तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और आप देखिए वन ड्राइव में भी आप अपना डेटा रखते हैं, डिजी लॉकर में भी अपना डेटा आप रखते हैं, और आपका गूगल ड्राइव में भी डेटा आपका सेव रहता है। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या होते हैं, हमारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस होते हैं। ये सब हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ हम लोग लेते हैं और हमको मिलता है। जैसे हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग अनरजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड को भी मिलता है और अनरजिस्टर्ड को भी मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, ऐसे कंपनियों के लिए भी गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भले ही आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब जो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है आपका, जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है अगला, देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपका दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। ये टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है जो बड़े बड़े कंपनियों में लागू किया जाता है, लेकिन ये अभी हम लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टीडीएस के बारे में। समझ में आ रहा है ना? इतने प्रकार के ऑप्शन है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सारे के सारे ऑप्शन है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पढ़ाया। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत है इसमें? इतना पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए। कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल से पढ़ा जाएगा। क्या टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में पढ़ा जाएगा, कितने प्रकार के बिजनेस में डीलर होते हैं और कौन से डीलर का क्या एनुअल टर्नओवर होता है, ये सारा का सारा हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। यहां तक आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है।